राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब। तो वो मुझे लगता है कि कहीं एक भी शब्द उसमें गलत नहीं है। बहुत सजीन युद्ध शुरू हुआ है और पूरे भारत देश में घरेलू सिलेंडर बंद है, तो कमर्शियल सिलेंडर बंद है। तो अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं है जहां हम सवाल यह उठता है कि कहीं न कहीं आप इनसे फंसे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप कुछ न कुछ आपकी फाइलें दबी हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप अपने दोस्तों के लिए कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि भारत देश की जनता मर जाए, बर्बाद हो जाए, बिक जाए, पर आपसे उससे कोई लेना-देना नहीं है। सर, आज राहुल गांधी के साथ साथ पूरे विपक्ष ने संसद में एक नारा दिया कि नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब। जिस तरीके से एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जब आप सबको याद होगा कि जब भारत देश में बीजेपी की सरकार आई थी और इसके साथ में 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार किया करते थे तो सरेंडर के शब्द लिखे रहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप सबको याद है ना? पहली बात। दूसरी बात, आप सबको याद होना चाहिए, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था कि भारत देश की जनता में इतना पावर, मैन पावर में होना चाहिए कि अमेरिका जो है तो लाइन लगा के खड़ा रहे वीजा देने के लिए। वो भी दिन अब चले गए। तीसरा, अब वर्तमान में भारत देश के जिस तरीके से घरेलू और उसके साथ में कमर्शियल जो सिलेंडर्स का उत्पादन होता था और क्रमशः सरकार एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से रोक लगाना शुरू कर दी है। सबसे पहले इन्होंने, आप लोगों ने देखा, होटलों में सप्लाई बंद किया। फिर उसके बाद देखा होगा कमर्शियल सिलेंडर जो छोटे रेहड़ी वाले, जो आपने देखा होगा, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोड के किनारे, सुप्रीम कोर्ट के किनारे देखिए बहुत सारे छोटे-छोटे रेहड़ी वाले बेचारे लगाए हैं। उन रेहड़ी वालों में सिलेंडर जो मिलते थे, अब उनका रोज़गार सबका खत्म हो गया। साथ में जो छोटे, उनसे बड़े जो रोज़गार वाले थे, या कोई होटल्स खोला हुआ है छोटा-मोटा, कोई पराठे की दुकान लगाया है, तो कोई किसी की लगाया हुआ है, कोई चाय की दुकान लगाया है, कोई नुक्कड़ में किसी अन्य चीज़ों का पका के दे रहा है सबको। ये सब की दुकानें बंद हो गई हैं। साथ में मेरे पास में जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरे घर के जस्ट सामने एक छोटा-सा ठेला वाला आज मुझसे बोलता है कि भैया, मैं इस सरकार को बहुत वोट दिया और मेरे पास 3 दिन से सिलेंडर नहीं है, मेरा जो है तो सिलेंडर खत्म हो गया। तो मैंने बोला मेरे पास तो घर में गैस पाइपलाइन है और एडिशनली मैं 2 सिलेंडर रखा हूँ, तुम 1 ले सकते हो मुझसे। तो मैंने बोला इसके पहले सरकार किसको वोट दिया था तुमने? तो वो बोला कि भैया मुझसे मत पूछिए, इसी सरकार को दिया था वोट, पर अब ज़िंदगी में नहीं दूँगा। भारत देश में जिस प्रकार से विदेश की नीतियाँ इस सरकार के दौरान पर गायब हो रही हैं, जिस प्रकार से कमज़ोर हो रही हैं, जो नरेंद्र मोदी के नारा पूरे भारत देश में गूंज रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है तो नरेंद्र क्या है, सरेंडर गायब। मुझे लगता है नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब, अर्थात पार्लियामेंट से भी गायब हो जाते हैं जब जवाब देना होता है। और यदि कुछ भी प्रतिपक्ष के नेता करते हैं, कुछ मान लीजिए उनसे प्रश्न करते हैं, जवाब तलब करते हैं, तो उसमें उनको सो कॉल्ड नोटिस दे करके उनको बाहर का रास्ता दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और यदि विदेश नीति की बात की जाती है, तो विदेश नीति में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से, आप सबको पता है कि भारत देश ईरान का परम मित्र था। मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने ट्वीट भी किया कि भारत देश की जनता ईरान के साथ में खड़ी है। हो सकता है कि भारत सरकार व्यक्तिगत निर्णय क्या लेती है मैं नहीं जानता हूँ, पर यह है कि कहीं न कहीं पर यदि सरकारें निर्णय खराब ले रही हैं, तो जनता के पास जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा-लिखा वर्ग है और जो पुराने इतिहास को समझता है, वो सारे लोगों को समझ में है कि ईरान भारत देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तिवारी जी कितने हज़ार करोड़ लिया था उन्होंने डोनेशन में? 4,000 कितने था? 4,000 कुछ समथिंग है, जो आप पिछली डेट आप लोग चेक करें। तो बिना शर्त के पैसा लिया, तब आपकी दोस्ती अच्छी लगती थी। वर्तमान में आप और पूर्व की बात तुलना करें गैस के कंजप्शन में, आपके नेचुरल गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन में, पेट्रोल है, डीजल है, वैक्सीन है, इसके साथ में सीएनजी है और बहुत सारी जितने भी गैसेस हैं, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल्स हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हम गल्फ कंट्रीज पर लगभग 91% हम उसके ऊपर कहीं न कहीं पर डिपेंड है। तो जब आपको ये पता है कि 91% जब हमारा पूरा खा वहीं से पूरी मशीन ही चल रही, पूरा हमारा इंजन, पूरा हमारे पूरे भारत देश की धमनियों में जो गैस, पेट्रोल जिस प्रकार से चलता है, जिससे पूरी भारत देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उसको हम ऐसी बातें कर रहे हैं। इज़राइल एक छोटा-सा कंट्री है, उसके ऊपर कहीं न कहीं आप जा कर के, जिस कंट्री का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, जिस कंट्रीज़ के बारे में आप सबको पता है कि पूरे भारत में जब भी युद्ध हुए हैं, विश्व लेवल पर हुआ है या विदेश नीतियाँ रही हैं, हमेशा भारत के साथ में अमेरिका खड़ा रहा, ईरान खड़ा रहा, या बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो जितने भी गल्फ कंट्री के कंट्रीज़ थे, वो खड़े रहे। तो फिर आपने ऐसा क्यों सबक उठाया? सवाल यह उठता है कि कहीं न कहीं आप इनसे फँसे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप कुछ न कुछ, आपकी फाइलें दबी हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप अपने दोस्तों के लिए कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि भारत देश की जनता मर जाए, बर्बाद हो जाए, बिक जाए, पर आपसे उससे कोई लेना-देना नहीं है। मिडिल ईस्ट को लेकर के जैसा आपने कहा, तो एक चीज तो यह है कि ईरान हमारा पहले से मित्र राष्ट्र रहा है, लंबे समय से मित्र राष्ट्र रहा है। अब सवाल
सवाल एक तो ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं, इजराइल से प्रधानमंत्री का इधर प्लेन लैंड होता है, उधर हमला शुरू हो जाता है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है सर कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में तेल या गैस ईंधन पर ही हम नहीं डिपेंड है, हमारे 3 से 4 करोड़ लोग वहाँ पर रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर रिश्ते इस तरीके से खराब हो रहे हैं, और उसके बाद भी अब सरकार इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड भी नहीं साफ कर रही है। तो प्रश्न ये है कि सिर्फ गैस क्राइसिस या ऊर्जा संकट भी नहीं, नौकरी संकट भी और पलायन का भी संकट है, इसको थोड़ा सा देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने जो पूछा है, मुझे लगता है आज भारत देश की इकोनॉमी और वर्तमान भारत देश के जो विदेश में लोग जो एनआरआई हैं या जो रोज़गार करने गए, सबके लिए प्रश्न खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से ईरान ने अपने जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके साथ में ऑयल और पेट्रोलियम जो उसके क्रूड ऑयल्स थे, उनका जिस तरीके से सारा कंजप्शन था, उसकी सप्लाई थी, जिस प्रकार से उन्होंने रोक दिया। तो आप सबको पता है कि इसी प्रकार से रशिया भी विश्व में काफ़ी बड़े लेवल पर इन सब चीज़ों को रखता था। रसिया के जस्ट बाजू में हंगरी है, आप सब जानते होंगे। हंगरी और इसके साथ में आपको पता हो कि 1-2 और यूरोपियन कंट्रीज़, जितना 38 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, उनमें से 4-5 कंट्रियों ने और भी बगावत अमेरिका के सामने कर दिया है कि मैं अपना जो एयर स्पेस है उसको अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट में नहीं यूज़ करने दूँगा। दूसरा इसी के साथ में अमेरिका के साथ में यह भी है कि अमेरिका एक अवसरवादी कंट्री है, अपने लिए अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए भारत हो या इजराइल हो, किसी को भी यूज कर सकता है। इजराइल को इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि धर्म, जैसे मैं यदि कहूँ कि यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म की बात करता हूँ, तो कहीं न कहीं पर इजराइल से संबंधित है और वो इजराइल के लोग वो जाकर के यूएसए में बसे हुए हैं, इसलिए उनका जो धार्मिक संबंध है, जैसे हम लोग अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, ऐसे वो भी कहीं न कहीं पर इजराइल से इसलिए कनेक्टेड है। इसलिए सारी घटनाएं अमेरिका के साथ में इजराइल खड़ा है। पर भारत देश अभी कह दे कि अमेरिका जिस प्रकार से इजराइल के साथ में खड़ा होकर करेगा, इसी प्रकार से भारत के साथ में कर दे, तो भारत की नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और जो पूरी की जो फाइलें हैं सब एक साथ में सामने आ जाएंगी, आप सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ में जो आप कहना चाहते हैं, वर्तमान में भारत देश में 153 करोड़ की आबादी है, लगभग 90 करोड़ ये माना जाता है, 98 करोड़ के आसपास में, अप्रॉक्सीमेट डेटा बोल रहा जो वोटर लिस्ट में, अर्थात इनका 18 साल से ऊपर की उम्र। इतने बड़े लेवल पर लोग जो बहुत सारे किसानी पर भी डिपेंड है, लगभग 35 से 40% डेटा जो भारत देश का है। अब वो किसानी पर भी आपने 18% जो टैक्सेस लगता था यूएसए के ऊपर लगाया गया था किसानों को, अब उसको आपने खोल दिया। तो वो अमेरिका के जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति है, भारत के जो छोटे किसान हैं, उनकी भी आपने कमर तोड़ दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, जो गल्फ कंट्रीज में भारत देश के बहुत सारे युवा वहाँ पर रोजगार करने गए, आपके भी गांव के गए, हमारे भी गांव के गए, मुझे लगता है कि जो आपने ऑफिशियली डेटा बता रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़, वो भारत सरकार बेहतर जानती होगी। अब उन लोगों पर जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ दिन भर राकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दग रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर हर कब किस घर में आग लग जाएगी, कब कहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाएगा, कहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी जाएगी, इसके बारे में कोई ठिकाना नहीं। तो भारत देश की जो विदेश नीति है, भारत देश का जो एम्बेसडर है, उन 5 करोड़ लोगों को ले आकर के वो क्या करेगा। दूसरा, जो लोग विदेश में रह करके रोजगार और अपने फैमिली को पालन पोषण कर रहे, कहीं न कहीं पर भारत देश में रेवेन्यू तो आ ही रहा था, कहीं न कहीं पर भारत देश में वहाँ का पैसा यहाँ तो आ रहा था। लोग जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी अलग विभिन्न कंट्रीज में, 200 कंट्री पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग कंट्रियों की परिप्रेक्ष्य में बात करो तो भारत की इकोनॉमी का तो हिस्सा ही था। कहीं न कहीं वो पैसे आते तो भारत को अपना कोई घर बना रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, इसी में लगाता था। तो वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार क्या कर रही है। दूसरा, आप सबको पता है कि दुबई के अभी वहाँ का वो है प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि यदि किसी भी व्यक्ति से होटल सभी खाने के लिए ले रहे हैं तो उसका सरकार वहन करेगी, उनको किसी को निकाला न जाए। पर भारत देश के सर्वाधिक लोग हैं गल्फ कंट्रीज में, तो भारत सरकार उसमें क्या रोल ले रही है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ में कहना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि गैस तो एक मुद्दा है ही है। गैस जिस प्रकार से ईरान इराक के माध्यम से जो पाइपलाइन जो जा रही है, उस पाइपलाइन से अब मुझे लगता है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया में सबसे बड़ा जो गैस के जो कंजप्शन था, भारत की भी बात करूंगा, यूरोप की भी बात कर रहे हैं, रशिया की बात, तो रशिया के पास सबसे ज्यादा स्टोर है। अब रशिया को धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री ने यह बोल दिया था कि मैं 5-6 साल में 2027 तक में गैस की सप्लाई अर्थात उसके रशिया के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर लेंगे, 17% करने के लिए उनका टारगेट बनाया गया। तो मुझे लगता है कि रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है वो तेज आदमी है, इंटेलिजेंट है, तो सोचेगा कि अब तो हम इनका 17% अभी बंद करते हैं, अभी बाद में जो 5 साल बाद जो करना होगा करेंगे, अभी हम इनको कंट्रोल कर देंगे। पहला पॉइंट ये होगा, आप देखेंगे 1-2 दिन में होने वाले बड़े निर्णय। दूसरा,
ईरान भी जो अभी दुनिया की कंट्रीज को सप्लाई कर रहा था, जिस प्रकार से उसके सपोर्ट में कितने हैं, नॉन सपोर्ट में कितने हैं, उसमें भारत भी इंक्लूड है। यदि वो पूरी बंद कर देता है तब इनकी नस और कमर में कहाँ पर सारी चीजें चलेंगी, नर्व सिस्टम कैसे एक्टिवेट करेंगी। और इसका घरेलू उत्पादन में प्रधानमंत्री ने जो बोला था 10-15 दिन तक का हमारे पास स्टोरेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो क्या 15 दिन के लिए आप पूरे भारत देश की सरकार चला रहे हैं? यदि ये यूक्रेन की तरह युद्ध छिड़ गया और साल 2 साल तक छिड़ा रहा, तो भारत देश यदि 5 दिन का आपने देखा होगा तो मुश्किल से 10 दिन युद्ध हुआ शुरू हुआ है, और पूरे भारत देश में घरेलू सिलेंडर बंद है, तो कमर्शियल सिलेंडर बंद है। तो अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं है, जहां हम पूरे भारत देश में जो हमारे पास गैस का कुआं है, जो हमारे पास उत्पादन होता है, गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, नॉर्थ ईस्ट में असम बेसिन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, बॉम्बे हाईवे जो था वहां पर बॉम्बे के पास में, इसके साथ में आपको पता है कि बर्मा जो है, म्यांमार हाईवे, तो इन सबसे हम लोग सारा निकालते थे। तो अब जब पूरी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो जो नेटवर्क इंटरनेशनल से आपकी सप्लाई थी उसके आधार पर जब इतना तेजी से आपको इफेक्ट पड़ रहा है 10 दिन में, तो अभी आगे भारत देश में, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी जगह पाइपलाइन बिछाई गई है गैस की, और आप मेरे भी घर में है। अब यदि वो गैस पाइपलाइन की सप्लाई पीछे से बंद कर दी गई, तो फिर आपके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तो ये विदेश नीति है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र गायब, सरेंडर गायब, तो वो मुझे लगता है कि कहीं एक भी शब्द उसमें गलत नहीं है, बहुत सटीक शब्द, पहली बार राहुल जी ने बड़ा अच्छा सटीक शब्द दिया है।